ले बहू, यह खाने की लिस्ट है। इसमें लिखा है कि बड़ी बहू के लिए क्या क्या बनेगा। कुसुम जी ने अपनी बहू शिखा के सामने जैसे ही खाने की लिस्ट रखी तो लिस्ट देखकर वह दंग रह गई। मम्मी जी, एक दिन में इतना सब कैसे बनेगा? आपने कल ही बताया कि आज शाम तक जेठानी जी आ रही हैं। इसमें से कुछ सामान रसोई में है भी नहीं। बहू की बात सुनकर कुसुम जी चीख कर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। यह सब मेरे बड़े बेटे बहू की पसंद का खाना है। अभिषेक कैसा घर चला रहा है जो कुछ है ही नहीं। बड़ी बहू के राज में रसोई भरी रहती थी। बड़ी बहू ने हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखा है तो उसकी पसंद का भी रखा जाएगा। यह सुनकर शिखा को गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, तो फिर खुद ख्याल रखो ना और खर्चा करो। अभिषेक पर दबाव क्यों डाल रही हो? लेकिन यह बातें शिखा के मन में ही रह गई। करती भी क्या, शादी को मात्र 6 महीने ही तो हुए थे। वह तुरंत अपने हाथ में लिस्ट लेकर कमरे में चली गई तो पीछे से उसकी नंद सालू अपनी माँ से हंसते हुए बोली, देखा मम्मी, इनके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया था। बड़ी भाभी के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहती। मैं भी ऐसे लिस्ट बनाई है कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। उधर शिखा लिस्ट लेकर सीधी अपने कमरे में अभिषेक के पास पहुंची, जो कि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने कमरे में जाते ही चिल्लाकर कहा, अभिषेक, मम्मी जी ने इतनी लंबी लिस्ट दे दी है तुम्हारे भैया भाभी के खाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मम्मी जी होटल खोलना चाहती हैं। तो अभिषेक ने अपना कॉलर ठीक करते हुए कहा, अरे शिखा, कोई बात नहीं, भैया भाभी केवल 2 दिन के लिए आ रहे हैं। जो कहती है बना दो। तो शिखा ने गुस्से में अभिषेक से कहा, ज़रा लिस्ट पढ़ तो लो अभिषेक। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी भी बेचैनी बढ़ जाएगी। इन 2 दिनों में मम्मी जी खाने पर इतना खर्चा करवा देंगी जितना पूरे घर का बिजली का बिल आता है। फिर तुम ही परेशान होगे तो मुझे मत कहना। अभिषेक ने जैसे ही लिस्ट को हाथ में लेकर पढ़ा तो मानो वह पलक झपकाना ही भूल गया। वह तुरंत लिस्ट लेकर अपनी माँ के पास पहुँचा। अरे मम्मी, यह सब क्या है? इतना खर्चा क्यों करवा रही हूँ? ज़रा मेरी जेब का तो ख्याल करो। कुसुम जी तुरंत अकड़कर बोली, अरे भूल गया क्या? तेरी भाभी ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तो क्या तू उनकी पसंद का खाना तक नहीं बनवा सकता? इतनी कंकाल जेब है क्या तेरी? माँ का ऐसा ताना अभिषेक को बुरी तरह से चुभ गया। वह चुपचाप उल्टे पैर कमरे में आ गया तो पर्दे के पीछे खड़ी सब सुनती हुई शिखा ने टपाक से कहा, देख लिया अपनी मम्मी का अंदाज। बड़ी बहू से इतना प्यार और छोटी बहू के लिए केवल ताने। अगर बड़ी बहू इतनी अच्छी थी तो हमारी शादी होते ही अलग रहने क्यों चली गई? और अगर वह इनसे इतना प्यार करती है तो इनको लेकर क्यों नहीं गई? अभिषेक के कानों में तो जैसे अभी तक कुसुम जी का ताना गूंज रहा था। उसने बस इतना कहा, मैं पैसे भेज रहा हूँ, जाकर सामान ले आना। फिर तो शिखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या कर रहे हो अभिषेक? आपकी आमदनी कितनी है यह भैया भाभी भी जानते हैं। मैं इतने में ही अच्छा खाना बना दूंगी, बस पनीर आ जाएगा। तो अभिषेक ने ठंडेपन से कहा, शिखा, मैं नहीं चाहता कि भैया भाभी के सामने मम्मी फिर से ताना दे। इतना कहकर अभिषेक ऑफिस का बैग उठाकर निकल गया और शिखा समझ गई कि अभिषेक को उसका आत्मसम्मान कितना प्यारा है। शिखा ने अभिषेक की बात मानकर सारा सामान ऑर्डर कर लिया और शाम के लिए तैयारी करने लगी। उधर दोनों सास नंद तक रसोई से आती खुशबू पहुंच रही थी। 3 बजे अचानक कुसुम जी आकर बोली, बहू, राकेश का कमरा तो साफ कर देती। तो शिखा ने मन में सोचा, खुद तो दोनों माँ बेटी आराम से बैठी हैं और बड़ी बहू की जी हुजूरी मुझसे करवा रही हैं। मेरे लिए उसने किया क्या है जो मुझे इतना करना पड़ रहा है? शिखा ने ऐसा सोचते हुए कुसुम जी से कहा, मम्मी जी, फ़िलहाल तो रसोई में बहुत सारा काम है और बीच में सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। आप शालू से कह दीजिए कि भाभी का कमरा साफ़ कर दे। यह सुनकर तो कुसुम जी गुस्से से अंगारा हो गई। यह तेरा काम है या शालू का? चुपचाप सब छोड़कर अभी के अभी कमरा साफ़ कर दे। खाना तो शाम तक
बनता रहेगा। बेचारी शिखा ने इस वक्त रसोई छोड़ी और बड़ी बहू वेदिका के कमरे में पहुंच गई। उसने तुरंत बेड की चादर खींची और जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी। तभी पीछे से कुसुम जी आकर बोली, यह कौन सी पुरानी चादर बिछा दी? अरे वो वाली चादर बिछा दो जो तुम जयपुर से लाई थी जब अपनी मौसेरी की बहन की शादी में गई थी। यह सुनकर शिखा उनको देखती ही रह गई, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, वह चादर तो मैं अपनी भाभी की एनिवर्सरी में देने के लिए खरीद कर लाई थी, क्योंकि वहाँ पर सस्ती थी। 8 दिन बाद उनकी एनिवर्सरी है, मुझे तो दोबारा से गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, मगर फिर ऐसा गिफ्ट नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर कुसुम जी एक पल में टुनक गई। मेरे बेटे के लिए क्या तू एक चादर नहीं दे सकती? अरे अगर यही एनिवर्सरी मेरे बेटे की होती तो शिखा ने कहा, फिर तो मम्मी हम 2 चादर का सेट लेकर आते ना। लेकिन कुसुम जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने गुस्से में तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं पता, इस कमरे में वही चादर बिछाई जाएगी, कोई पुरानी नहीं। तू जानती भी है कि राकेश ने अभिषेक के लिए कितना किया है। अब तो शिखा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसी जिद है, लेकिन कुसुम जी के लगातार ताने बरस रहे थे, जिसके बाद उसे मजबूरन वही चादर लेकर आना पड़ा। चादर बिछाते समय उसका दिल भारी हो रहा था। कितने मन से अपनी भाभी के लिए उनके पसंद के रंग की चादर खरीदी थी। साथ ही अब दिमाग में यह भी घूम रहा था कि अब गिफ्ट दोबारा खरीदना पड़ेगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग रूम में बैठी हुई शालू शिखा को सुनाते हुए बोली, बड़ी भाभी का दिल कितना बड़ा है यह तो हम ही जानते हैं। 4 दिन के आए आदमी भला क्या जाने। मम्मी, आपको याद है भाभी ने मुझे अपनी डिज़ाइनर ड्रेस यूं ही उठाकर दे दी थी, और आपको भी तो 40,000 की सिल्क की साड़ी ऐसे ही उठाकर दे दी थी, जब आपके मुंह से निकला था कि आपको वह साड़ी पसंद है। बेचारी शिखा को यह सुनकर गुस्सा आ रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो जिठानी जी का दिल बड़ा होते कभी नहीं देखा। शादी के 5 दिन तक यहाँ थी, अचानक ही कहा कि ट्रांसफ़र हो रहा है और 3 दिन में चली गई। इतने दिनों में महारानी सिर्फ मुझ पर ऑर्डर चलाकर खाया और बस बिस्तर पर बैठी रही। मुझे तो आज तक नहीं पता उसने मुझे शादी में क्या दिया था। और मम्मी जी हैं कि जब देखो उनकी गुणगान गाती रहती है। तरह तरह की बात सोचते हुए शिखा रसोई का काम ख़त्म कर रही थी। शाम के 5:30 बजे काम ख़त्म हुआ तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन आधा घंटे बाद ही वेदिका अपने पति राकेश के साथ आ गई तो मानो घर में भूचाल आ गया। कुसुम जी ने तो देखते ही ज़ोर से कहा, आ गई बड़ी बहू, मेरी तो आंखें कब से तरस रही थी तुझको देखने के लिए। वेदिका भी मुस्कुराते हुए कुसुम जी के पैर छूकर बोली, मम्मी जी, अपनों से दूर रहना क्या होता है यह तो हमारे दिल से पूछिए। हम भी तो आप लोगों से मिलने के लिए तरसते रहते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि उनके ऑफिस का यहाँ कुछ काम पड़ गया, उसके लिए इनको आना था तो मैं भी साथ आ गई, मगर अफसोस केवल 2 ही दिन मिल रहे हैं। शिखा को वेदिका की आंखों में साफ साफ चापलूसी नज़र आ रही थी, मगर शिखा को कारण समझ नहीं आ रहा था। वेदिका ने बैठते ही सबसे पहले अपना बैग खोला और उसमें से एक साड़ी निकालकर कुसुम जी को देते हुए बोली, मम्मी जी, यह सिल्क की साड़ी है आपके लिए। साड़ी लेकर तो कुसुम जी फूल ही नहीं समाई। तभी सालू बोली, और भाभी मेरे लिए क्या है? तो वेदिका ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मेकअप किट निकालकर सालू को देते हुए कहा, लो सालू, यह तुम्हारे लिए है, अब इससे नया मेकअप सीखना। मेकअप किट देखकर तो सालू उछल पड़ी और कहने लगी, अरे भाभी, यह तो बहुत महंगा बॉक्स है, यह किट तो कम से कम 40,000 से कम नहीं होगा। तो वेदिका ने इतराते हुए कहा, अरे तुम दिल देखो, पैसे क्यों देखती हो? और ऐसा कहकर उसने बैग से एक सिल्क का सूट शिखा को देते हुए कहा, यह लो शिखा, तुम्हारे लिए सूट लाई हूँ, प्योर सिल्क का है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जता रही हूँ, लेकिन तुमने पहले कभी सिल्क नहीं पहना होगा ना, इसलिए बता रही हूँ।
जिससे कि तुम इसका ख्याल रख सको। बड़ी चालाकी से वेदिका ने शिखा का अपमान कर दिया और बेचारी शिखा आंखों में आंसू लेकर देखती रह गई। इन्हें क्या लगता है कि सिल्क का सूट यही पहन सकती हैं? वक्त की बात है, वरना मैं अभी इनको सबक सिखा देती। ज़रा पुरानी हो जाऊं फिर बताती हूँ। बेचारी का मन बार बार यही कह रहा था। सासू माँ ने शिखा से कहा, अरे अब चाय नाश्ता तो बनाओ। बेचारी शिखा तुरंत किचन में चली गई, लेकिन तभी वेदिका बोली, मम्मी जी मुझे तो बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वेदिका अपने कमरे में उठकर चली गई, लेकिन अगले ही पल कुसुम जी को आवाज़ देते हुए बाहर आई, अरे मम्मी जी, इतने चटक रंग की चादर किसने बिछा दी? आपको तो मेरा टेस्ट मालूम है ना, मुझे डार्क रंग की चादर कमरे में पसंद नहीं है। तो कुसुम जी हड़बड़ाते हुए बोली, अरे गलती से छोटी बहू ने बिछा दी होगी। शिखा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने तो अपनी गिफ्ट की चादर कुर्बान कर दी और बड़ी बहू को मज़ा ही नहीं आया। शिखा जब वेदिका के कमरे में चाय लेकर पहुंची तो उसने राकेश से कहते सुना, देखो राकेश, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गई हूँ, मगर मुझे इन लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे 3 साल रही हूँ यहाँ पर, तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है क्या? वह तो शुक्र है तुम्हारे भाई की शादी हो गई तो मुझे अलग होने का मौका मिल गया, वरना इस बुढ़िया ने तो मेरा खून पी रखा था। अब मुझे बताओ कि भैया भाभी के घर कब चलोगे? वहाँ पर पार्टी है, ऐसा ना हो कि भैया हमारा इंतज़ार करते रहें। याद रहे कि मैं यहाँ उसी की वजह से आई हूँ, इन लोगों की बकवास बातें सुनने नहीं। तो राकेश भी मुस्कुरा कर बोला कि अरे मुझे याद है वेदिका, तुमने मेरी बात मानी तो मैं क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन आना इसलिए ज़रूरी था, मुझे इस घर से आधे हिस्से के बारे में मम्मी से बात करनी है। फिर तो वेदिका तुरंत पलट कर बोली, हाँ जल्दी करो राकेश, जब हम यहाँ रहते ही नहीं हैं तो तुम्हारे भाई को मुफ्त में घर देने का क्या मतलब है? दोनों की योजना सुनकर तो शिखा के होश उड़ गए। उसने सोचा कि तुरंत जाकर मम्मी जी को बता देती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में कहा कि शिखा क्या करने जा रही है? अरे तेरी जेठानी बहुत चालाक है, बड़ी आसानी से खुद को तेरी सासू माँ के सामने सच्चा साबित कर देगी और तू झूठी साबित हो जाएगी। अपने को साबित करने के लिए सबूत भी तो न होना चाहिए। फिर तो शिखा का माथा तन गया। वेदिका को चाय देने के बाद जैसे ही अपने कमरे में आई तो देखा कि अभिषेक आ चुका है और कपड़े बदल रहा है। बेड पर रखा सूट को देखकर अभिषेक ने कहा, शिखा यह सूट कहाँ से आया? तो शिखा ने कहा कि यह तुम्हारी प्रिय बड़ी भाभी लेकर आई हैं। फिर तो अभिषेक के चेहरे पर गुस्सा नज़र आने लगा और उसने उसे खोलकर शिखा को दिखाते हुए कहा, देखो शिखा, यह इस्तेमाल किया हुआ है, इस पर जले का निशान है, लगता है प्रेस करते वक्त जल गया होगा। शिखा को मन ही मन गुस्सा आया। क्या सोच रही थी तुम्हारी भाभी? क्या यह जला हुआ निशान मुझे नहीं दिखेगा? बड़ी शान से बता रही थी प्योर सिल्क का है। मैं भी उस वक्त सोच रही थी कि इनका दिल इतना बड़ा कैसे हो गया, मगर इन्होंने तो पुराना सूट दे दिया। शिखा को अचानक वेदिका और राकेश की बातें याद आई। वह अभिषेक को बताने वाली थी, लेकिन बाहर से राकेश ने आवाज़ देकर अभिषेक को बाहर बुला लिया और दोनों बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। रसोई में काम करती हुई शिखा का पूरा ध्यान दोनों की बातों पर था, मगर वह चौंक गई कि राकेश ने घर के हिस्से की कोई बात ही नहीं की। सब ने खाना खाया और शिखा हैरानी से अपनी जेठानी को सालू और कुसुम जी की चापलूसी करती दिखती रही। वह समझ गई थी कि यह मक्खन क्यों लगाया जा रहा है। रात को खाने के बाद कुसुम जी अपने कमरे में चली गई तो पीछे पीछे वेदिका भी चली गई। तो शिखा ने जल्दी से दूध गर्म किया और दूध देने के बहाने कुसुम जी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। वेदिका की बातें सुनकर शिखा के कान खड़े हो गए। मम्मी जी, मैंने तो आप लोगों के लिए कितना किया, याद है ना शालू तुम्हें? भले बीवी के आने के बाद अभिषेक भैया भूल गए होंगे, मगर मुझे तो याद है कि मैं हमेशा उनके छोटे भाई
जैसा माना है। लेकिन मम्मी जी, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए इस घर को बेचकर। वेदिका की बात सुनकर एक पल के लिए कुसुम जी हक्की बक्की रह गई। वह घर बेच देंगे तो हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे? तो वेदिका ने टपाक से कहा, अरे मम्मी, जहाँ भैया रहेंगे वहीं रहना। आपको तो पता है हमने कितना किया है, लेकिन अब छोटी बहू की बारी है। उसको भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि वह कितनी आपकी सेवा कर सकती है। और मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता छोटी बहू का टेस्ट लेने के लिए। मुझे तो आप सब कुछ फ़ोन करके बताती रहना। मम्मी जी, अगर अभी हमें ज़रूरत नहीं होती तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन आप तो जानती हो कि नए शहर में रहना इतना आसान नहीं होता। बाद में जब हम अपना घर बना लेंगे तो आपको अपने साथ रख लेंगे। कुसुम जी को तो ऐसा लगा कि बड़ी बहू उनके मन की बात कर रही है। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और सुबह के समय जब सब नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने इस समय अभिषेक से कहा, देख अभिषेक, अभी घर बेचना पड़ेगा क्योंकि तेरे बड़े भाई को पैसों की ज़रूरत है। यह सुनकर अभिषेक के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो उसके बड़े भाई राकेश ने कहा, अरे अपने हिस्से के पैसों से किराए पर रहना या फिर घर खरीद लेना। बौखलाया हुआ अभिषेक तेज़ आवाज़ में बोला, भैया आप कैसी बात कर रहे हो? इतने पैसों में नया घर कैसे आएगा? अगर मैंने ज़मीन भी खरीदी तो भी घर बनाना कितना मुश्किल है। आप तो जानते हो हर महीना किराया कहाँ से लाऊंगा। अभिषेक एक सांस में बोल गया, मगर उसने देखा कि भैया भाभी पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। और तभी शिखा बोली, अरे अभिषेक, चिंता मत करो, भैया चाहते हैं तो बेच दो। फिर तो अभिषेक शिखा पर बरस पड़ा। अरे शिखा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम 4 लोग कहाँ जाकर रहेंगे? भाभी, आप भैया को कुछ समझाती क्यों नहीं? फिर तो वेदिका ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कितना किया, मगर आज उन्हें ज़रूरत है तो क्या यह घर नहीं बेच सकते? और फिर अपना हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। अभिषेक ने तुरंत कहा कि भाभी, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, किराया देते देते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन वेदिका पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। उसने कुसुम जी से कहा, मम्मी आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं? कुसुम जी बोली, आज जब उसे ज़रूरत है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आखिर तो छोटा भाई होने का फ़र्ज़ कब निभाएगा? सारे फ़र्ज़ बड़े भाई के होते हैं क्या? तभी अचानक शिखा ज़ोर से बोली, मम्मी जी, बड़े भाई के लिए प्रॉपर्टी बेच देना फ़र्ज़ कब से हो गया? आप क्या सोच रही हो कि बड़े भैया आपसे मिलने आए थे? नहीं मम्मी जी, वह तो इस घर की बात करने आए थे। और आपकी यह बड़ी बहू जिनके दिल बहुत बड़ा है, वह सबके लिए अपना पुराना सामान उठाकर लाई है, बल्कि मुझे तो जला हुआ सूट दे दिया। और आप चाहती थी कि मैं आपकी बड़ी बहू को पलकों पर बैठाकर रखूं। आपकी बड़ी बहू तो आपसे मिलना भी नहीं चाहती थी। इनके भाई के घर पार्टी है और यह जाने वाली हैं। सालू, तुम अपनी मेकअप किट चेक तो करो, एक्सपायर हो चुकी है। यह सुनकर तो सालू का मुंह खुला रह गया, लेकिन वेदिका जोर से गरज कर बोली, कभी देखा भी है तुमने सिल्क का सूट? तुम ही तो पुराना ही लगेगा। कुसुम जी शिखा की सारी बातें सुनकर भी उस पर ही आग बबूला होने लगी। बहू, वह जेठानी है तेरी और तू उसकी बेइज्जती करती जा रही है। अब तो शिखा इतनी ज़ोर से बोली कि दीवारें भी गूंजने लगी। अरे आपकी बड़ी बहू मतलब से आई है ताकि हमें बेघर कर सके, लेकिन हम भी तैयार हैं। मगर मम्मी जी, आपकी बहू इतनी अच्छी है तो आप उनके साथ रहो। कल रात आपकी बड़ी बहू कितने प्यार से कह रही थी ना कि मुझे तो आपका बहुत ख्याल है। तो फिर बस हम लोग किराए पर रहने चले जाते हैं, आप उनके साथ चली जाओ। यह सुनकर तो वेदिका जोर से दहाड़ पड़ी, मैं क्यों लेकर जाऊं इन्हें? बड़ी मुश्किल से तो इनसे छुटकारा मिला। यह सुनकर तो कुसुम जी और सालू मुंह फाड़कर वेदिका को देखने लगी। तब शिखा बोली, अगर नहीं ले जा सकती तो यह घर भी नहीं बिकेगा। आप नहीं रख सकती तो मैं क्या रखूं? अब
अपने साथ। हमारी तो आमदनी भी उतनी नहीं है। मैंने सब सुन लिया था कल जब आप भैया से बात कर रही थी। मम्मी जी, यह लोग यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि अपना हिस्सा लेने आए थे। इन्हें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन्हें हिस्सा चाहिए, इसलिए क्योंकि वह अब यहाँ रहना नहीं चाहते। अब तो कुसुम जी कभी वेदिका का मुंह देख रही थी और कभी अपने बेटे राकेश का। तभी अभिषेक ने कहा, देखा मम्मी, बड़ी भाभी आपके साथ प्यार का नाटक करते करते आपको आपके ही घर से निकाल रही थी। अरे, यह घर पिताजी बनाकर गए थे, तो इसमें आपका भी तो अधिकार है। आप तो बड़े बेटे के प्यार में ऐसी अंधी हुई कि घर बेचने को भी तैयार हो गई और किराए पर रहने को भी। अभिषेक ने इतना कहा और जैसे ही कुसुम जी की आंखें ही खुल गई, तभी राकेश ने कहा कि अभिषेक क्या बकवास कर रहा है। तो कुसुम जी बहुत ज़ोर से गुर्राई। बस कर राकेश, अब मुझे समझ में आ गया है। तेरी बीवी ने जो मुझे कल सिल्क की साड़ी दी थी ना, वो भी पुरानी है। बस मैं पता नहीं क्यों चुप रह गई। मुझे नहीं बेचना है अपना घर। जब तू मुझे नहीं रख सकती तो फिर मैं अभिषेक के साथ इसी घर में रहूँगी। वेदिका और राकेश ने सोचा भी नहीं था कि पासा इस तरह से पलट जाएगा। फिर तो उसी रात दोनों वापस चले गए। कुसुम जी ने अभिषेक और शिखा से माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं तो हमेशा बड़ी बहू को अच्छा समझती रही, मगर आज उसका असली रंग देख लिया। बहुत प्यार दिखाती थी, मगर आज मैंने उसकी आंखों में नफ़रत देखी। बहू, सच्ची सेवा तो तू ही करती है, बस हम ही देख नहीं पाए। अब तो चिंता मत कर, तुम्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता, और मेरे जाने के बाद भी खुद इसको हिस्से करके जाऊंगी, नहीं तो यह लोग तुम्हें एक पाई भी नहीं देंगे। फिर तो शालू भी अपनी भाभी से माफ़ी मांगने लगी। दोनों माँ बेटी बड़ी बहू को रंग देखने के बाद सुधर गई और शिखा ने भी चैन की सांस ली।